हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम पढ़ेंगे क्लास 6 हिस्ट्री एनसीईआरटी की बुक से चैप्टर नंबर 1। इसके ऊपर मैं पहले भी एक वीडियो बना चुकी हूँ, तो ये पार्ट 2 है। और अगर आपने उस वीडियो को न देखा हो तो आप चैनल पे जाइए, वहाँ पे प्लेलिस्ट में जाइएगा, आपको वो वीडियो इजीली मिल जाएगा। आज हम पढ़ेंगे नेम्स ऑफ द लैंड, जो है वो मैं उस वीडियो में भी समझा चुकी थी, ठीक है। और एक क्विक रिवीजन सा कर लेते हैं ताकि आपको आगे का थोड़ा सा लिंक सी बन जाए। तो टू ऑफ द वर्ड्स जो हम कंट्री के लिए यूज़ करते थे वो थे इंडिया और भारत। और जो वर्ड इंडिया है वो इंडस से आया है, ओके। और इसको संस्कृत में सिंधु कहा जाता है। उसके बाद में मैंने आपको बताया था कि 2500 साल पहले जो ईरानियंस और ग्रीक्स हैं वो नॉर्थ वेस्ट से कंट्री के अंदर आए और फिर वो इंडस के साथ फैमिलियर हुए, ठीक है। और वो लोग उसे हिंदोज या इंडोज करके बुलाते थे। और फिर क्या हुआ बेटा, एंड द लैंड टू द ईस्ट ऑफ द रिवर वॉज कॉल्ड इंडिया। और फिर धीरे धीरे मतलब जब पहले तो हिंदोज और इंदोज बुलाते थे और फिर बाद में जो लैंड जो इंडस के ईस्ट में है उसका नाम इंडिया पड़ गया। पूरे इंडिया का नाम इंडिया नहीं पड़ा, सिर्फ उस रिवर के जो ईस्ट पोर्शन था उसका नाम इंडिया पड़ा। जो नेम था भारता, ठीक है, वो वहाँ पे जो लोग रहते थे उनके लिए, वो जो लोग वहाँ रहते थे उनके लिए यूज़ किया जाता था, ठीक है। और इस नाम का जो उल्लेख है वो हमारा जो ऋग्वेद है उसमें भी किया गया है। अब यहाँ पे लिखा है अर्लीस्ट कंपोजिशन। 4 तरह के वेद होते हैं तो उसमें सबसे आखिरी में ऋग्वेद बना, इसलिए वो सबसे नया हो गया, ठीक है। और ये मतलब ये जो वेद बना था वो 3500 साल पहले बना था, ओके। तो उसने भी इस बात को प्रूव कर दिया कि ये जो सब है ये सब सही है। और फिर बाद में क्या हुआ, जो इंडिया नेम था वो पूरी कंट्री के लिए यूज़ होने लग गया। अब आज से हम स्टार्ट करते हैं फाइंडिंग आउट अबाउट द पास्ट के बारे में पता कैसे चला, ठीक है। तो देखिए बहुत सारे तरीके हैं पास्ट को जानने के। देयर आर सेवरल वेज ऑफ फाइंडिंग आउट अबाउट द पास्ट। जैसे हमने देखा कि पुरानी पुरानी चीज़ें मिलती हैं और वो उसकी स्टडी करके पास्ट के बारे में जानते हैं। एक और तरीका है पास्ट के बारे में जानने का, वन इज़ टू सर्च फॉर एंड रीड बुक्स दैट वर रिटन लॉन्ग अगो। आप क्या करो, आप बुक्स ढूंढो, ठीक है। अगर आपको कोई पुरानी बुक मिल जाए तो कितना अच्छा हो, सब वन उसमें से पढ़ ले, अपने को कुछ मतलब ऐसे स्टडी ना करना पड़े, अपने को बुक पढ़े और सब पता चल जाए। तो ये भी एक बहुत अच्छा तरीका है, ठीक है। दीज आर कॉल्ड मैन्यूस्क्रिप्ट्स। लेकिन उस टाइम की जो बुक्स है उन्हें मैन्यूस्क्रिप्ट्स कहा जाता था, क्योंकि आप खुद सोचिए 8,000 साल पहले की बात कर रहे हैं हम यहाँ, कभी 4,500 साल पहले जाते हैं, ठीक है। तो उस टाइम में प्रिंटिंग मशीन वगैरह जैसा तो कुछ था नहीं, तो जो बुक्स लिखी जाती थी वो हैंड रिटन बुक्स होती थी। और जो हैंड रिटन बुक्स होती है उन्हें मैन्यूस्क्रिप्ट्स कहा जाता है। अब ये जो मेन्यू वर्ड है ये एक लैटिन वर्ड है और इस वर्ड का मतलब ही क्या होता है, हैंड, ओके। दीज वर्ड यूजुअली रिटन ऑन पाम लीफ। अब ये जो मैन्यूस्क्रिप्ट्स उस टाइम में पेज भी नहीं हुआ करते थे, तो फिर ये लिखते काय पे थे। तो जैसे हम केले के पत्तियों का यूज़ करते हैं अभी भी साउथ में, जैसे केलों आप जाओगे तो आपको प्लेट्स में, आप होटल्स में भी जाओगे तो प्लेट में पहले वो पत्ता बिछाएंगे और उसके ऊपर फिर वो खाना खाते हैं, ठीक है। तो वैसे ही उस टाइम में उनको पाम की लीफ मिली और उन्होंने उसी के ऊपर लिखना शुरू कर दिया, उसे एज अ पेपर उन्होंने यूज़ करा। या फिर और ऑन द स्पेशल प्रिपेयर्ड bark ऑफ अ ट्री नोन एज birch which grows in the हिमालय, ओके। एक ट्री की बार्क प्रिपेयर की जाती थी स्पेशली इसी पर्पस के लिए, ठीक है, जिसे बिर्च कहा जाता था। और वो जो पेड़ था, मतलब उस पेड़ की जो लकड़ी वाला पोर्शन रहता है ना पेड़ में, ठीक है, तो इसकी जो लकड़ी रहती थी वो एकदम सॉफ्ट रहती थी। तो ये लोग क्या करते थे, जैसे आपकी ये देखिए बुक में नीचे फोटो भी दिया है, ये एक बिर्च का ही फोटो है, ओके। ये पाम की लीफ नहीं है, ये बिर्च है, मतलब पेड़ की छाल है एक प्रकार से। और वो जो पेड़ है वो स्पेशली हिमालय में ही, मतलब वो इस हिमालय में ही उगता है, ओके। ओवर द ईयर्स मैनी मैन्यूस्क्रिप्ट्स वर रिटन over the years many manuscripts were eaten away by insects, some were destroyed। अब क्या बोल रहा है, अब देखिए 2 तरह की चीज़ें होती है। एक तो होती है इको फ्रेंडली, ठीक है, जो नेचर फ्रेंडली रहती है सिंपल लैंग्वेज में। या फिर एक कैसी रहती है, जैसे आपकी जो भी ये पॉलीथीन है, मेटल की चीज़ें हैं, ये सब फ्रेंडली नहीं है। जब भी तो प्लास्टिक बैग्स पे बैन लग रहा है, क्यों? क्योंकि इनको मिट्टी बनने में हज़ारों साल लग जाते हैं, ओके। और वहीं आपका जो खाना है
ओके। तो अब वो जो खाना है अगर आप उसको मिट्टी के अंदर गाड़ोगे तो 7-8 दिन 15 दिन के अंदर तो वो बिल्कुल खाद में कन्वर्ट हो जाएगा। मतलब जब आप उस जगह की मिट्टी को हटाओगे ना तो आपको वहाँ खाना नहीं मिलेगा, वो पूरा मिट्टी बन चुका होगा। ठीक है। तो अब ये मैन्यूस्क्रिप्ट्स क्या हैं? पेड़ की छाल है या ये पाम की लीफ है। तो आप खुद सोचिए कि हजारों साल पहले वाली जो पत्तियां हैं या जो पेड़ की छाल है वो क्या अभी बची होगी? नहीं, या तो उनको इंसेक्ट्स ने खा लिया होगा या वो पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो गई होगी। अब आगे क्या लिखा है? बट मैनी हैव सर्वाइव्ड ऑफन प्रिजर्व्ड इन टेम्पल्स एंड मोनेस्ट्रीज। लेकिन उनमें से कुछ मतलब बच गई। कैसे बच गई? क्योंकि जैसे अपनी किताबें अपन कितना संभाल के रखते हैं। ठीक है। जैसे इवन मेरे रिजल्ट्स अभी तक मैंने संभाल के रख रखे हैं। ओके। और लाइफ टाइम संभाल के रखने पड़ेंगे। वैसे ही जो टेम्पल्स रहते हैं, मोनेस्ट्रीज मतलब क्रिश्चियंस की रहती है वो। ठीक है। तो वहाँ पे जो बुक्स वगैरह उन्होंने संभाल के रखी होगी तो वो बाद में उन लोगों को मिली। ओके। मतलब जो आर्कियोलॉजिस्ट है जिनने रिसर्च वगैरह की उनको मिली और उसके बारे में फिर अपने को मतलब जानकारी मिली। दिस बुक्स डेल्ट विद ऑल काइंड्स ऑफ सब्जेक्ट्स। अब ये जब बुक मिली, इनकी स्टडी की गई तो उसमें क्या क्या चीज़ें लिखी हुई थी? रिलीजियस बिलीव्स और प्रैक्टिसेस लिखे हुए थे। अपन मंदिर में कैसी किताब रखेंगे जिसमें अपने रिलीजन के बारे में लिखा होगा, क्या अपने को फॉलो करना है, क्या अपने को नहीं करना चाहिए, कौन से फास्ट करने हैं। ठीक है। तो उन बुक्स के अंदर भी वही रिलीजियस बिलीफ लिखे थे कि वो लोग क्या मानते हैं और क्या चीज़ प्रैक्टिस करते हैं, उसके बारे में लिखा था। द लाइव्स ऑफ द किंग। किंग उस टाइम में आप समझिए मतलब एक प्रकार से किंग तो भगवान के समान, क्योंकि वो प्रजा का ध्यान रखता है। तो किंग के बारे में भी उस टाइम में लोग लिखा करते थे। इवन बहुत से किंग तो क्या करते थे, जो एक राइटर जैसा रहता है उसको अपने महल में रखते थे। ओके। और वो उसका काम क्या रहता था बेटा कि जो राजा ने दिन भर किया वो लिखो। इवन ये तक लिखवाते थे लोग। ठीक है। राजा ने आज दिन भर ये करा ये करा ये करा सब लिखवाते थे। तो ये बहुत नॉर्मल बात है कि हमें किंग की लाइफ के बारे में भी पता चलता है उन बुक से। मेडिसिन्स के बारे में पता चलता है और साइंस के बारे में भी पता चला। बिसाइड्स देयर वर एपिक्स पोम्स एंड प्लेस। उसके बाद में जो बुक्स हैं, जैसे हमारी एपिक्स मतलब एक प्रकार से जैसे हमारी रामायण महाभारत नहीं है। ठीक है। महाकाव्य, तो वो एक प्रकार से एपिक्स हो गए। पोम्स, ठीक है, जैसे अपन भजन वगैरह लिखते हैं वो सब, या फिर कोई प्ले वगैरह हुए उनके बारे में पता चला। मैनी ऑफ दीज वर रिटन इन संस्कृत। अब उन बुक्स के बारे में, अब ये तो मोटा मोटा है, आपको भी कोई बुक मिलेगी तो आप भी मतलब बता सकते हो कि हाँ इस बुक में पोयम है, ये इस लैंग्वेज में लिखी हुई है। तो बस वही सब है, सिंपल है। ज़्यादा वो लोग मतलब ऐसे मनगढ़ंत कहानियों वाली बात नहीं है। तो देखो क्या लिखा है आगे, मैनी ऑफ दीज वर रिटन इन संस्कृत। बुक्स काय में लिखी हुई थी? संस्कृत में लिखी हुई थी। और दूसरी लैंग्वेज क्या है? प्रकृत। अदर्स वर इन प्रकृत। या तो बुक संस्कृत में थी या प्रकृत लैंग्वेज में थी या तमिल लैंग्वेज में थी। प्रकृत के बारे में क्या लिखा है? लैंग्वेज यूज्ड बाय ऑर्डिनरी पीपल। ये प्रकृत लैंग्वेज, अब ऑब्वियस सी बात है बुक लिखी गई है तो वहाँ के लोग बोलते होंगे जब भी इस बारे में लिखी गई है। ओके। नाउ वी कैन ऑल्सो स्टडी इंस्क्रिप्शंस। इन लोगों ने, अब इससे पहले एक सेकेंड मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगी। जैसे ये आपकी बुक के साइड में देखिए क्या लिखा है, अ पेज फ्रॉम अ पाम लीफ मैन्यूस्क्रिप्ट। ये जो नीचे फोटो दिया है ना बेटा, उसी की मैं यहाँ पे पढ़ रही हूँ, ये चीज़ पढ़ रही हूँ। ठीक है। और ये जो फोटो है इसके बारे में ये चीज़ लिखी है, अ पेज फ्रॉम अ पाम लीफ मैन्यूस्क्रिप्ट। ओके, ये पाम की लीफ की मैन्यूस्क्रिप्ट है। दीज मैन्यूस्क्रिप्ट वॉज रिटन अबाउट 1000 years अगो। और ये 1000 साल पुरानी है। द पाम लीफ वर कट इन 2 pages। मैंने आपको बोल दिया था ये पेड़ की छाल है, बट यहाँ पे लिखा है कि ये पाम लीफ है तो ये पाम लीफ ही होगी। ओके। अब वो क्या बोल रहा है कि पाम की लीफ को ज़रा इसे देखिए, बिल्कुल पेजेस के शेप में कट किया जाता है। उसके बाद में इस फोटो में आप देखिए, यहाँ पे आपको एक छेद सा भी दिख रहा होगा। ठीक है। तो ये जो छेद है ये शो कर रहा है कि वो लोग क्या करते होंगे, उसको छेद कर देते होंगे पाम लीव्स में और फिर उसको बांध देते होंगे और उनकी बुक बन जाती होगी। एंड टाइड टुगेदर टू मेक अ बुक। टू सी अ बिर्च बार्क मैन्यूस्क्रिप्ट। अगर आपको पेड़ की छाल की जो मैन्यूस्क्रिप्ट होती है वो देखना है तो आपकी बुक का पेज नंबर 37 आप ओपन कीजिएगा। वहाँ पे एक फ़ोटो दे रखा है, अभी ओपन कीजिए और देखिए। ठीक है। वहाँ पे आपको एक फ़ोटो दिखेगा, वो बिर्च बार्क मैन्यूस्क्रिप्ट है। अब हम आगे पढ़ते हैं। वी कैन ऑल्सो स्टडी इंस्क्रिप्शंस। तो एक तरीका तो ये हुआ कि हम बुक्स पढ़ लें, हम इंस्क्रिप्शंस भी पढ़ सकते हैं। ठीक है। दीज आर रिटन ऑन रिलेटिवली हार्ड सरफेस सच एज स्टोन और मेटल। अब बेटा देखो, आपने देखा होगा आपके घर में अगर बर्तन हो तो मम्मी से बोलना कि मम्मी ऐसा कोई बर्तन दो जिस पे नाम वगैरह लिखा हो। ठीक है। बहुत से लोग बर्तनों पे नाम लिखवाते हैं, तो अभी तो वो मशीन से बिल्कुल 2 मिनट में पूरा नाम लिख देता है, लेकिन पहले के टाइम्स में ऐसी मशीन्स वगैरह होती नहीं थी। तो लोग जैसे मतलब स्टोन्स के ऊपर, मेटल्स के ऊपर, जैसे अभी जो चीज़ अपन ने देखी बार्क पे लिखी थी, वही चीज़ वो क्या करते थे, मेटल सरफेस
सरफेस के ऊपर लिखते थे, ठीक है। और कैसे लिखते थे, मशीन तो थी नहीं, कोई नुकीली चीज़ लेते थे और उस पर मार मार के, मतलब जो भी उनका तरीका था उस तरीके से वो पूरा ऐसा गाड़ देते थे, लिखते थे, उसको इंस्क्रिप्ट करना बोलते हैं, ओके। और वही कहलाते हैं इंस्क्रिप्शन। तो वो या तो मेटल की सरफेस या स्टोन के ऊपर क्या करते थे, वो चीज़ लिख देते थे, ताकि क्या हो बेटा, उनको भी पता है, पत्ता है 2 मिनट में टूट गया, जल गया, ओके, मतलब कोई इंपॉर्टेंट चीज़ होगी ना, बस वही वो चीज़ मेटल पे लिखते होंगे। सोचिए ना आप, अगर ऐसे मेटल पे ही हर चीज़ लिखने लग गए तो फिर क्या। उसके बाद में जैसे मान लीजिए किसी किंग का ऑर्डर है, या मतलब कोई ऐसी चीज़ है जो सबको पता चलनी चाहिए, या जो वो चाहते हैं कि नहीं आगे आने वालों को भी पता चले, ठीक है, वो चीज़ वो काय पे लिखवाते थे, हार्ड सरफेस पे लिखाते थे। देखिए आपकी बुक में आगे लिखा हुआ भी है, समटाइम्स किंग गॉट देयर ऑर्डर्स इंस्क्राइब्ड सो दैट पीपल कुड सी। उस टाइम में न्यूज़ चैनल नहीं थे, न्यूज़पेपर नहीं था कि मैं यहाँ से बैठ के कोई ऑर्डर दे रही हूँ और वो अगले दिन पेपर में छप गया या हाथों हाथ टीवी पे आ गया। अब अगर पाम की लीफ पे लिख दोगे, इतना बड़े बड़े साम्राज्य रहते थे, इतनी दूर दूर तक ऑर्डर्स जाएंगे तो कितना टाइम लगेगा। और हो सकता है कि जो पाम की लीफ है, या मान लो रास्ते में जो लेके जा रहा था, बाढ़ वगैरह आ गई, तो फिर ऐसे में रिस्क है ना कि वो किंग का ऑर्डर है और वो डिस्ट्रॉय हो गया। तो वो लोग क्या करते थे, मेटल सरफेस के ऊपर उसको इंस्क्रिप्ट करवा के और फिर भेजा करते थे, ताकि लोग उसे देखें, पढ़ें और उसे ओबे करें। देयर आर अदर काइंड्स ऑफ इंस्क्रिप्शंस एज वेल, वेयर मैन एंड वुमेन इंक्लूडिंग किंग एंड क्वींस रिकॉर्ड व्हाट दे डिड। अब देखिए, जो मैंने आपको बताया वही लिखा है कि दूसरे प्रकार के इंस्क्रिप्शंस भी हुआ करते थे। मान लीजिए जो राजा है, रानी है, वो उनका शौक रहता था, ओके, वो अपना शौक पूरा करते थे, वो क्या कर रहे हैं दिन भर, वो पूरा वो इंस्क्राइब करवाते थे। फॉर एग्जाम्पल, किंग्स ऑफन केप्ट रिकॉर्ड्स ऑफ विक्ट्रीज इन बैटल। और अधिकतर किंग, जैसे मान लो ठीक है मुझे नहीं करवाना मेरा कि मैं रोज क्या काम करती हूँ वो लिखो, फिर भी जो ऐसे जो मतलब ऐतिहासिक चीज़ें उन्होंने की है, जैसे मान लीजिए कोई बड़ी सारी उन्होंने विजय हासिल की है, विक्ट्री हासिल की है, किसी बैटल में वो जीते हैं, तो आगे आने वालों को पता चले कि देखिए हमारे राजा कितने महान थे। तो इस कारण से भी वो क्या कराते थे, एटलीस्ट जो उन्होंने बैटल्स में विक्ट्री अचीव की है उसको वो पूरा इंस्क्राइब करवाते थे। अब देखिए यहाँ साइड में क्या लिखा है फिर इस फोटो के बारे में, एन ओल्ड इंस्क्रिप्शन, ये एक ओल्ड इंस्क्रिप्शन है। दिस इंस्क्रिप्शन डेट्स टू अबाउट 2250 ईयर्स अगो। कितने साल पुराना है, 2250 साल पुरानी इंस्क्रिप्शन है ये, ओके। एंड वॉज फाउंड इन कंधार, कंधार में ये पाई गई है। अब कंधार तो हमने सुना ही नहीं मैम कहाँ है, ठीक है, तो अभी के टाइम में उसका नाम हो गया है अफगानिस्तान, ठीक है। तो कंधार मतलब क्या है, अफगानिस्तान में ये हमें मिली है। इट वॉज इंस्क्राइब्ड ऑन द ऑर्डर्स ऑफ अ रूलर नेम्ड अशोक। आप देखिए जब इसकी स्टडी करी तो उनको ये पता चला कि ये जो इंस्क्रिप्शन किया गया है ये अशोका, जो उस टाइम पे वहाँ का रूलर था अशोका, उसके कहने पे ये किया गया। यू विल रीड अबाउट हिम इन चैप्टर 8, और लिखा है कि अशोका के बारे में आप चैप्टर 8 में पढ़ोगे, ओके। वैन वी राइट एनी थिंग वी यूज़ ए स्क्रिप्ट। अब देखो बेटा, जब आप कोई भी चीज़ लिखते हो, अगर मैं आपको कुछ लिखने का बोलूँगी तो आप पूछोगे मैम कौन सी लैंग्वेज में लिखना है, हिंदी में लिखें कि इंग्लिश में लिखें, ठीक है। तो एक प्रकार से लिपि बोल दीजिए, या जैसे इंग्लिश में लिखोगे तो आप अल्फ़ाबेट्स का यूज़ करोगे, हिंदी में लिखोगे तो वर्ण का यूज़ करोगे। तो वैसे ही उस टाइम में जब उनको लिखने के लिए बोला गया होगा तो उन्होंने किसी स्क्रिप्ट का यूज़ किया होगा। स्क्रिप्ट का मतलब समझ में आया। सो स्क्रिप्ट्स में क्या होंगे, स्क्रिप्ट्स कंसिस्ट ऑफ लेटर्स और साइंस। या तो हो सकता है वो लेटर से इंट्रोड्यूस हो गए हों तो वो लेटर्स यूज़ करते होंगे, या फिर उसके पहले, क्योंकि ये लोग बस इनका एक ही काम था ना, चिड़िया देखी इन्होंने, शेर देखा, ऐसे अलग अलग चीज़ें देखी, तो ये लोग क्या करते थे, साइन लैंग्वेज का भी यूज़ करते थे, साइंस का यूज़ करते थे। व्हेन वी रीड व्हाट इज़ रिटन और स्पीक वी यूज़ अ लैंग्वेज। अब क्या लिखा है, जब हम कोई चीज़ पढ़ते हैं, जैसे अभी अपन पढ़ रहे हैं, ठीक है, या अपन इसी के आंसर्स जब लिखेंगे तो आप किसका यूज़ करोगे, आप एक लैंग्वेज का यूज़ करोगे। नाउ वैन वी रीड वॉट इज़ रिटन और स्पीक वी यूज़ लैंग्वेज। सॉरी, लिखने के लिए आप स्क्रिप्ट का यूज़ करते हो, और जब आप बोलते हो, ठीक है, जब आप बोल रहे हो तो आप लैंग्वेज का यूज़ करो। लैंग्वेज का मतलब क्या होता है, लैंग्वेज एक ऐसी चीज़ है जो हमारे जो व्यूज़ है, मेरे दिल में क्या चल रहा है, या मैं आपको ये समझा रही हूँ तो आप देखिए ना, आप सिर्फ मेरी आवाज़ सुन के ही समझ रहे हैं, ठीक है। तो ये क्या हुई लैंग्वेज, कि मैं मेरे दिमाग में जो है वो आप तक पहुँच रहा है, किसके थ्रू पहुँच रहा है, लैंग्वेज के थ्रू पहुँच रहा है। दिस इंस्क्रिप्शन वॉज इंस्क्राइब्ड इन 2 डिफरेंट स्क्रिप्ट्स। अब इसको अगर आप और ध्यान से देखो, ये फोटो में तो इतना ध्यान से नहीं दिख पा रहा है, लेकिन आपकी बुक में ज़रा ध्यान से देखना तो आपको दिखेगा कि ये जो इतना हिस्सा है ये एक दूसरी लैंग्वेज में दिख रहा है। देखिए कितना दूर दूर लिखा है, ज़रा ध्यान से देखिए। और ये जो नीचे वाला हिस्सा है कितना पास पास है, मतलब सब चीज़, मतलब पूरा डिफरेंस दिख रहा है मुझे अच्छे से फोटो में भी वैसे तो, बट आप और अपने बुक में देखिएगा।
तो ये दो डिफरेंट स्क्रिप्ट्स में लिखा गया है। एंड लैंग्वेजेस और कौन कौन सी देखिए उसने वो भी बता दी। जो टॉप वाली है वो ग्रीक की है और नीचे वाली एरामिक करके कोई लैंग्वेज है उसमें ये लिखा गया है, विच वर यूज्ड इन दिस एरिया। और फिर जिस भी एरिया के लिए भेजा गया होगा या जिस भी एरिया में बनाया गया होगा तो इसका मतलब उस एरिया में ये लैंग्वेज यूज़ की जाती होगी ताकि वहाँ के लोगों को भी समझ में आए। अब आगे, कैन यू थिंक ऑफ द एडवांटेजेस ऑफ राइटिंग ऑन अ हार्ड सरफेस। अब बताइए, क्या आप मन में सोच लीजिएगा या वीडियो को पॉज करके सोच लीजिएगा कि क्या क्या एडवांटेजेस होते होंगे अगर कोई अपन किसी मेटल के ऊपर इतना सब लिख रहे हैं तो क्या एडवांटेजेस होते होंगे उसके, एंड व्हाट कुड हैव बीन द डिफ़िकल्टीज, और इसको लिखने में कितनी डिफ़िकल्टी आती होगी वो भी ज़रा इमेजिन कीजिए। ओके, देयर वर मैनी अदर थिंग्स दैट वर मेड एंड यूज्ड इन द पास्ट। दोज हु स्टडी दीज ऑब्जेक्ट्स आर कॉल्ड आर्कियोलॉजिस्ट। अब देखिए, ये तो एक चीज़ हमें मिली, जब तो इसका फोटो दिया हुआ है, ऐसी बहुत सी चीज़ें हमें पास्ट में मिली है। ठीक है, अब वो जितनी भी चीज़ें हमें पास्ट में मिली है उनकी जो स्टडी करता है उस पर्सन को, उस बंदे को बोलते हैं आर्कियोलॉजिस्ट। इसकी स्पेलिंग याद कर लेना, ये मैम एग्जाम में फिल इन द ब्लैंक्स वगैरह काय में भी पूछ ले। ठीक है, और आनी चाहिए। लर्न एज मच एज स्पेलिंग्स यू कैन। ठीक है, आपकी उससे आपकी इंग्लिश भी अच्छी होगी। दे स्टडी द रिमेन्स ऑफ बिल्डिंग्स मेड ऑफ स्टोन एंड ब्रिक्स। उसके साथ में देखिए आर्कियोलॉजिस्ट क्या क्या स्टडी करते हैं। उनको कोई ऑब्जेक्ट मिलता है उसकी स्टडी तो करते हैं। मान लीजिए कोई पुरानी बिल्डिंग मिली, ठीक है, जितने भी महल वगैरह हैं, ठीक है, पुराने पुराने, तो इन सब के बारे में कैसे पता करा, उनकी स्टडी की गई। आर्कियोलॉजिस्ट ने उसकी स्टडी करी और उसके बारे में बताया। ठीक है, और पेंटिंग्स एंड स्कल्पचर्स, और क्या क्या मिला इनको, देखो पेंटिंग्स भी मिली, स्कल्पचर्स भी मिले, उनकी भी इन लोगों ने क्या करी, स्टडी करी। सब आर्कियोलॉजिस्ट करता है। दे ऑल्सो एक्सप्लोर एंड एक्सकेवेट, डिग अंडर द सर्फेस ऑफ द अर्थ टू फाइंड टूल्स, वेपन्स, पॉट्स। अब देखिए बेटा, उस टाइम में कोई इतने मेटल्स भी नहीं आए थे। ठीक है, मेटल्स की भी धीरे धीरे करके वे लोगों ने डिस्कवरी की, उसके बाद इतने सारे मेटल्स आए। 118 मेटल्स होते हैं। ओके, तो अब ये लोग क्या करते थे आर्कियोलॉजिस्ट, इनको जब कुछ भी चीज़ मिलती है, मतलब ये जगह टू जगह एक्सप्लोर भी करते हैं। ओके, और वहाँ जाके अगर इनको ज़रूरत पड़ती है तो ये एक्सकेवेट भी करते हैं। एक्सकेवेट करना मतलब इनको लग रहा है कि यहाँ पे हमको नीचे ज़मीन के नीचे भी कुछ सामान मिलेगा, तो वो लोग क्या करते हैं, वो गड्ढा भी खोदते हैं और वहाँ से चीज़ें ढूंढते हैं। और वहीं से इनको चीज़ें मिली भी है, इनको टूल्स मिल जाते हैं, इनको वेपन्स मिल जाते हैं। क्यों मिल जाते हैं? क्योंकि या तो वो पत्थर के बने होंगे या फिर वो मेटल वगैरह के बने होंगे। ठीक है, अगर वो नॉर्मल कोई भी इको फ्रेंडली चीज़ के बने होते तो अभी तक नहीं रहते। उसके बाद में इन्हें पॉट्स मिले, पैन्स मिले, ऑर्नामेंट्स मिले। ऑर्नामेंट्स काय के होते हैं, अलग अलग स्टोन्स के वो लोग ऑर्नामेंट्स पहनते थे, जैसे कोई भी चमकीला पत्थर है उसकी माला बना के पहन ली। तो ये सब चीज़ें इनको मिली है। और कॉइन्स भी मिले हैं। सम ऑफ दीज ऑब्जेक्ट्स मे बी मेड ऑफ स्टोन, अदर ऑफ बोन, बैक्ड क्ले और मेटल। और देखिए सारी चीज़ें जो अभी तक बची हुई है, ओके, मिट्टी के अंदर भी, वो या तो स्टोन की है या फिर वो बोन्स की है, ओके, या फिर वो बैक्ड क्ले है या फिर वो मेटल की है। ऑब्जेक्ट्स दैट आर मेड ऑफ हार्ड एंड इम्पेरिशेबल सब्सटेंसेस यूजुअली सर्वाइव फॉर अ लॉन्ग टाइम। आपकी बुक में लिखा भी है, इम्पेरिशेबल मतलब जो लंबे समय तक नष्ट ना हो। तो ऐसे ऑब्जेक्ट्स जो हार्ड होते हैं, इम्पेरिशेबल हैं, वही लंबे समय तक क्या होता है, जी पाते हैं। अदरवाइज वो सब मिट्टी बन जाते हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, लेफ्ट अ पॉट फ्रॉम एन ओल्ड सिटी। ये पॉट मिला था, ओके, जो कि बहुत पुरानी सिटी का है। पॉट्स लाइक दीज वर यूज्ड अबाउट, अब ये पॉट देखिए क्या लिखा है, इस तरह के पॉट 4700 साल पहले यूज़ किए जाते थे। उसी के राइट में देखिए एन ओल्ड सिल्वर कॉइन। आपको थोड़ा आश्चर्य हो रहा होगा कि मैम ये कॉइन है, हाँ बट ये कॉइन है, ओके, लिखा है बुक में, ये एक सिल्वर का कॉइन है। कॉइन सच एज दिस वन वर इन यूज अबाउट 2500 ईयर्स अगो। इस प्रकार के कॉइन्स पहले के ज़माने में हुआ करते थे, मतलब ये बात है 2500 साल पहले के। इन वॉट वे इज़ द कॉइन डिफरेंट फ्रॉम द वन वी यूज टूडे। ये आपका होमवर्क हो गया। आज जो हम कॉइन यूज़ करते हैं और जो पहले कॉइन यूज़ किए जाते थे उसमें आप सोचिए, ठीक है, कि क्या डिफरेंस दिख रहा है आपको। आर्कियोलॉजिस्ट ऑल्सो लुक फॉर बोन्स ऑफ एनिमल्स, बर्ड्स एंड फिश। अब जब आर्कियोलॉजिस्ट ने वो रिसर्च वगैरह की तो उन्हें बोन्स का सामान मिला होगा, तो उन्होंने और उस चीज़ को ढूंढने की कोशिश की। उन्होंने किस किस चीज़ों की बोन्स ढूंढने की कोशिश की, उन्होंने एनिमल्स, बर्ड्स, फिश, सब की उन्होंने बोन्स वगैरह ढूंढी टू फाइंड आउट व्हाट पीपल एट इन द पास्ट, ताकि वो ये पता लगा सके कि लोग क्या क्या खाते थे या क्या क्या मतलब करते थे। प्लांट रिमेन सर्वाइव फार मोर रेयरली।
अब अगर वो, ये तो एनिमल रिमेन हो गया, रिमेन मतलब क्या होता है, बचा हुआ। जैसे मान लो अगर उन्होंने एनिमल खाया तो ऑब्वियस बोन तो खाएंगे नहीं, ठीक है। तो वैसे ही प्लांट्स का रिमेन बचना मुश्किल है। ओके, इफ सीड्स ऑफ ग्रेन और पीसेस ऑफ वुड हैव बीन बर्न्ड दे सर्वाइव इन अ चैरेट फॉर्म। अब देखो बेटा, बोन्स को जलाओगे, जलेगी क्या? नहीं जलेगी। प्लांट्स, अब जैसे मान लो रात को अंधेरा होता होगा, अब लाइट तो थी नहीं उस ज़माने में, तो आग ही जलाते होंगे वो लोग, ठीक है। तो अगर उन्होंने कभी ग्रेन्स जलाए होंगे, कभी लकड़ी जलाई होगी, तो अब मतलब टेक्नोलॉजी कितनी एडवांस हो गई है, ठीक है। तो अगर उन लोगों ने ये सब चीज़ें जलाई होगी, तो जलाने के बाद क्या बचता है? राख बचती है। उस राख की स्टडी करके भी ये लोग पता लगा लेते हैं कि ये राख किस चीज़ की है। ओके, वही होता है चैरेट फॉर्म, कि अगर इन्होंने ग्रेन्स के सीड्स जलाए होंगे, अगर लकड़ियों के पीसेस जलाए होंगे, तो वो हमें फिर भी मिल जाए, और किस फॉर्म में मिलेगी? वो चैरेट फॉर्म में मिलेगी, या चैरेट फॉर्म भी बोल सकते हो। डू यू थिंक क्लॉथ इज फाउंड फ्रिक्वेंटली बाय आर्कियोलॉजिस्ट? अब आप बताइए, ये बात चल रही कुछ 4,500 साल पहले की, तो आपको क्या लगता है उनको क्लॉथ्स वगैरह के भी टुकड़े मिले होंगे इतने टाइम बाद? अब आगे हम पढ़ते हैं। हिस्टोरियंस दैट इज स्कॉलर्स हु स्टडी द पास्ट। देखिए बेटा, इतनी देर से जो हम हिस्टोरियंस बोल रहे हैं, तो ये हिस्टोरियंस क्या होता है? हिस्टोरियंस एक प्रकार के स्कॉलर होते हैं। स्कॉलर का हिंदी में मतलब होता है पंडित या विद्वान। जैसे आपकी जो मैथ्स की टीचर, आपकी जो साइंस की टीचर है, उनको मैथ्स के बारे में कितना नॉलेज होगा, साइंस टीचर को साइंस के बारे में कितना नॉलेज होगा, ठीक है। तो वैसे ही जो लोग पास्ट की स्टडी करते हैं, उन स्कॉलर्स को, उन प्रोफेसर्स को, उन विद्वानों को हिस्टोरियंस कहा जाता है। ऑफन यूज द वर्ड सोर्स टू रिफर टू द इंफॉर्मेशन फाउंड फ्रॉम मैन्यूस्क्रिप्ट्स, इंस्क्रिप्शंस एंड आर्कियोलॉजी। अब बेटा, हर सब्जेक्ट की अपनी एक लैंग्वेज रहती है। जैसे बायो के वर्ड्स अलग रहते हैं, मैथ्स के वर्ड्स अलग रहते हैं, इंग्लिश के वर्ड अलग रहते हैं, ठीक है। वैसे ही जो ये हिस्टोरियंस लोग हैं, ये एक सोर्स वर्ड का यूज़ करते हैं। अब इनकी लैंग्वेज में सोर्स का मतलब क्या होता है? सोर्स का मतलब जिन चीज़ों से इनको, जिन ऑब्जेक्ट से इनको इन्फॉर्मेशन मिल रही है, वो उनके लिए क्या है? इसका सोर्स। मतलब उस, वो जो पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट है, उसे ये लोग क्या बोलेंगे? सोर्स। मान लें जैसे ऊपर पॉट था, ठीक है, इनको पॉट मिला, अब ये उसकी स्टडी करेंगे, और उसकी स्टडी करेंगे तो इनको क्या मिलेगी? इन्फॉर्मेशन। तो इनके लिए ये, मतलब किसी और से जाके बोलेंगे ना, तो वैसे नहीं बोलेंगे कि हमको पॉट की स्टडी करी तो ये मिला। ये क्या बोलेंगे? सोर्सेस के मतलब हमने सोर्स की स्टडी करी तो हमें ये इन्फॉर्मेशन मिली। इन लोगों के लिए, हिस्टोरियंस के लिए वो क्या है? सोर्स है। तो जो भी इन्फॉर्मेशन इनको मैन्यूस्क्रिप्ट्स, इंस्क्रिप्शंस और आर्कियोलॉजी से मिली, वो एक प्रकार से इनके सोर्स थे इन्फॉर्मेशन पाने के। वंस सोर्स आर फाउंड, एक बार इनको सोर्सेज मिल जाते हैं, लर्निंग अबाउट द पास्ट बिकम्स एन एडवेंचर। अब उनका तो काम ही यही है, उनको मज़ा आता है जब भी तो उस फील्ड में गए। तो एक बार उनको जब पुरानी चीज़ें मिल जाती है, तो उनके लिए एक एडवेंचरस हो जाता है। फिर जिस प्रकार से मैं आपको स्टोरी बना बना के सुना रही हूँ, इसी प्रकार से जैसे एक पुलिस ऑफिसर है, वो क्या करता है, उसको अलग अलग चीज़ें मिलती है, ठीक है, फिर उससे अलग अलग वो कहानियाँ बनाता है कि इस चोर ने जरूर पहले ऐसा किया होगा, फिर ये ऐसा किया होगा, फिर ऐसा किया होगा, ठीक है, और फिर जब जग गए होंगे, इसको पकड़ने लगे होंगे, तो इसने ना सबका खून कर दिया होगा, ठीक है। कोई पुलिस वाला कोई दूसरी स्टोरी बनाएगा, फिर सबको उस जगह उस स्टोरी को रख के सोचते हैं कि कौन सी वाली फिट हो रही है, ठीक है, और फिर उसके अकॉर्डिंग ये अपनी सर्च करते हैं। तो उसी प्रकार से जो हिस्टोरियन है, वो क्या करता है, इसको क्लूज मिलते जाते हैं, और ये फिर उनको इस प्रकार से कंस्ट्रक्ट कर करके पूरा जानता है। सो हिस्टोरियंस एंड आर्कियोलॉजिस्ट आर लाइक डिटेक्टिव्स। ओके, तो हिस्टोरियंस और आर्कियोलॉजिस्ट क्या हो गए? हमारे एक प्रकार के डिटेक्टिव हो गए, हु यूज ऑल दीज सोर्सेज लाइक क्लूज। जो सोर्सेज का यूज़ करते हैं, किस फॉर्म में यूज़ करते हैं? क्लूज के तरह यूज़ करते हैं, ताकि वो पास्ट के बारे में और जान सकें। वन पास्ट और मैनी। अब पास्ट एक है या एक से ज़्यादा है? ऐसे तो स्टोरी बना बना के मैं ढेर सारे पास्ट बना दूँ, तो क्या है फिर? डिड यू नोटिस द टाइटल ऑफ दिस बुक? क्या आपने इस बुक के टाइटल को देखा है? नहीं देखा है तो अपनी बुक बंद कर कीजिए और बुक के बाहर बुक का नेम पढ़िए। क्या नेम है? अवर पास्ट। पास्ट वर्ड में एस लगा है, प्लूरल फॉर्म में है, ठीक है। वी हैव यूज्ड द वर्ड पास्ट इन प्लूरल टू ड्रॉ अटेंशन टू द फैक्ट दैट द पास्ट वॉज डिफरेंट फ्रॉम फॉर डिफरेंट ग्रुप ऑफ पीपल। मेरे लिए मेरा पास्ट कुछ और है, ठीक है, आपके लिए आपका पास्ट कुछ और है। ऐसा है क्या मेरी लाइफ में जो हुआ वो आपकी लाइफ में भी हुआ, या वो सबकी लाइफ में होता है, ठीक है। लेकिन अब अपन एक या दो लोग की बात तो कर नहीं रहे, ठीक है, अपन काफ़ी सारे लोगों की बात कर रहे हैं। तो हमने ग्रुप्स बना लिए कि जैसे मान लीजिए फार्मर्स जो रहते होंगे, उन सबकी लाइफ एक जैसी रहती होगी ऑलमोस्ट, ठीक है। तो फार्मर्स का पास्ट अलग होता है, जो हर्डर्स है उनका पास्ट अलग होता है,
किंग क्वीन का जो पास्ट होगा वो एकदम अलग होगा, जो मर्चेंट लोग हैं उनका पास्ट एकदम अलग होगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल द लाइव्स ऑफ हर्डर्स और फार्मर्स वर डिफरेंट फ्रॉम दोज ऑफ किंग्स एंड क्वींस, तो इसीलिए किंग और क्वीन का पास्ट क्या हो गया, अलग हो गया। ओके, उन्होंने एकदम राजा वाला जीवन जिया है, और जो फार्मर्स हैं, हर्डर्स हैं, उनका जीवन अलग है, तो उनका पास्ट अलग हो गया। द लाइव्स ऑफ मर्चेंट वर different from those of craft person and so on, also as is ट्रू इवन टुडे, और ये चीज़ आज के लिए भी मतलब लागू होती है। जो लोग मेट्रो सिटीज़ में रहते हैं उनका पास्ट अलग होता है, हम लोगों का पास्ट अलग, जो लोग फॉरेन में रहते हैं उनका पास्ट अलग। इवन फार्मर, इसमें ही देखो, फार्मर का पास्ट अलग होता है, हमारा पास्ट अलग होता है। ओके, पीपल फॉलो डिफरेंट प्रैक्टिसेस एंड कस्टम्स इन डिफरेंट पार्ट्स। अगर मैं पूरे इंडिया की बात करूँ तो देखिए, आप अगर आप नॉर्थ में जाएंगे तो आपको बिल्कुल अलग कल्चर मिलेगा, और साउथ में बिल्कुल उसका अपोजिट, मतलब कुछ चीज़ आपको मैच होती हुई नहीं मिलेगी, ठीक है। तो पूरी दुनिया में भी उतने ही वेरिएशंस हैं, ओके, और पूरे इंडिया में भी काफ़ी वेरिएशंस है, अलग अलग लोग अलग अलग कस्टम्स और प्रैक्टिसेस फॉलो करते हैं। For example, today most people living in the Andaman Islands get their own food by fishing, hunting and collecting forest produce. आपको आश्चर्य होगा सुन के, लेकिन अंडमान आइलैंड में आज भी जो लोग रहते हैं वो अपना खाना कैसे कलेक्ट करते हैं, या तो वो फिशिंग करते हैं, या वो हंटिंग करते हैं, या फिर वो जाते हैं और फॉरेस्ट में जाके जो उनको मिलता है वो उसको कलेक्ट करते हैं। बाय कॉन्ट्रास्ट, इसके विपरीत ही मोस्ट पीपल लिविंग इन द सिटीज़, अधिकतर लोग जो सिटीज़ में रहते हैं उन्हें अपना खाना कैसे मिलता है, द डिपेंड ऑन अदर्स फॉर सप्लाई टू फूड। फॉर एग्जाम्पल, आप खाना लेने जाते हो तो क्या आप जंगल में खाना तोड़ने जाते हो कि चलो वहाँ अपन फिशिंग करके लाते हैं, फिश खाएंगे, अपन हंटिंग करने जाते हैं और कुछ अच्छा सा एनिमल खाएंगे, या चलो कुछ नहीं मिला तो एक काम करते हैं, पास्ट में फॉरेस्ट है, अपन वहाँ जाते हैं और सब फ्रूट्स वगैरह जो खाना है वो तोड़ के ले आते हैं। नहीं, हम ऐसा नहीं करते हैं। हमें फ्रूट चाहिए तो हम फ्रूट स्टोर पे जाएंगे, ठीक है, फ्रूट वाले के पास जाएंगे। हमें सब्जियाँ चाहिए तो हम सब्जी वाले के पास जाएंगे। हमें घर का कोई सामान चाहिए तो हम किसी शॉप पे जाएंगे। हम ऐसा नहीं उसको बैठ के तोड़ने जाएंगे फॉरेस्ट से। तो हम किसी और पे डिपेंड है अपने फूड के लिए। डिफरेंसेस सच एज दीज एग्जिस्टेड इन द पास्ट एज वेल, तो इसी प्रकार के जो डिफरेंसेस है वो पास्ट में भी रहे होंगे। बिसाइड्स देयर इज़ अनदर काइंड ऑफ डिफरेंस, अब इसके अलावा भी एक और बेसिस है जिसके बेसिस पे हम डिफरेंस पढ़ सकते हैं। Deal about kings and the battles they fought because they kept records of their victories। अब क्या हुआ बेटा, दूसरे प्रकार के डिफरेंसेस कैसे थे, जैसे जो राजा महाराजा लोग थे वो लोग कौन सा युद्ध लड़ रहे हैं, किस में उन्होंने विजय पाई, ठीक है, तो उसका उन्होंने रिकॉर्ड रखा और उसी की मदद से हमें इतना सब कुछ पता चला। ओके, जनरली ऑर्डिनरी पीपल सच एज हंटर्स, फिशिंग फ्लॉक गैदरर्स, फार्मर्स और हर्डर्स डिड नॉट कीप रिकॉर्ड्स ऑफ व्हाट दे डिड। लेकिन जो ऑर्डिनरी लोग थे, आप प्रैक्टिकली सोचिए, आज अपन लोग तो क्या अपन रोज का रोज हमने ये किया हमने वो किया लिखते हैं क्या, नहीं। लेकिन जो हायर क्लास पीपल रहते हैं, फिल्म स्टार्स हैं, इनका देखा ये कुछ नया ड्रेस भी पहन लेंगे, ओके, तो लोग ऐसे मतलब पागलों की तरह उनके ऊपर बिल्कुल वो रखते हैं नज़र। तो ये लोग अपने शौक के लिए ये सब चीज़ें करते रहते हैं, ये नॉर्मल है। तो वैसे उस टाइम में किंग्स का ऐसा शौक रहा होगा और उन्होंने वो चीज़ें लिखी और हमें उसके बारे में पता चला। तो उस टाइम के जो ऑर्डिनरी पीपल थे, हंटर्स है, फिश फ्लॉक है, वो ये सब नहीं करते थे कि आज मैंने देखो सबसे ज़्यादा मछलियाँ पकड़ी, या देखो इस साल मैंने सबसे ज़्यादा खेत में अनाज उगाए। ओके, वाइल आर्कियोलॉजी हेल्प अस टू फाइंड आउट अबाउट देयर लाइव्स देयर एंड मच दैट रिमेन अननोन। अब देखिए, जितना भी हमें सब पता चला बेटा वो सब आर्कियोलॉजी की मदद से या आर्कियोलॉजिस्ट की मदद से पता चला है, लेकिन जितना हमें पता चला है उससे ज़्यादा पता लगाने के लिए और है। मतलब अभी भी इतना सब कुछ, आप सोचिए ना, हमने सिर्फ क्लूज पढ़ पढ़ के इतना कुछ पता लगा लिया। ओके, मतलब कितना काफ़ी कुछ बचा हुआ है जानने के लिए जो हमें नहीं पता है। वॉट डू डेट्स मीन, अब देखिए सबसे इम्पॉर्टेंट जो चीज़ है वो ये है जो आपको आगे तक काम आएगी, ध्यान से समझना। हम इस चैप्टर में कब से शुरू से, आप देखिए, कभी हम 8,000 साल पीछे चले जाते हैं, कभी हम 4,000 साल पीछे चले जाते हैं। अब अभी ईयर क्या चल रहा है, 2022, मतलब राउंड ऑफ ले लेती हूँ मैं 2000, ठीक है, 2000 में राउंड ऑफ ले लेते हैं। तो 8 साल पहले कितना होगा, तो आप सोच रहे हो कि मैम काउंटिंग है ज़ीरो से शुरू होती है और अभी 2000
साल हुए हैं, तो 8,000 साल पहले ये क्या था, मतलब समझ में नहीं आया। तो इसीलिए कह रही हूँ ध्यान से समझना। इफ़ समवन आस्क यू द डेट यू विल प्रोबेबली मेंशन द डे मंथ एंड ईयर। अगर कोई आपसे आज डेट पूछेगा तो आप डेट भी बता दोगे, डे भी बता दोगे, ईयर भी बता दोगे। दीज ईयर्स आर काउंटेड फ्रॉम डेट जनरली असाइंड टू द बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट द फाउंडर ऑफ क्रिश्चियनिटी। देखो बेटा, जैसे आपने नंबर लाइन देखी है, ये रहा आपका ज़ीरो। आपको पता है कि आपको आपको कहाँ से लिखना है वन, आप यहाँ वन लिखोगे, यहाँ टू लिखोगे, यहाँ थ्री लिखोगे, और इधर क्या लिखोगे, इधर नेगेटिव नंबर लिखोगे, इधर -1 लिखोगे, इधर -2 लिखोगे, इधर -3 लिखोगे। मान लो मैं आपको ज़ीरो ही ना दूँ, मैं बोलूँ किसी बच्चों को कि चलो बच्चों नंबर्स लिखो, तो कोई बच्चा यहाँ से स्टार्ट करेगा, कोई यहाँ ज़ीरो लिखेगा, कोई यहाँ 1 लिखेगा, और कोई तो क्या करेगा, कोई बच्चा 1 से ही काउंटिंग शुरू करेगा, 1 2 3 4 इस प्रकार से काउंटिंग लिखेगा। मतलब मैंने आपको एक रेफरेंस पॉइंट नहीं दिया ना। अगर मैं सीधे यहाँ बीच में ज़ीरो लिख देती ना, तो सब बच्चों को समझ में आ जाता कि हाँ मैम ने बीच में ज़ीरो लिखा है, मतलब इधर पॉजिटिव नंबर लिखना है, इधर नेगेटिव नंबर लिखना है। ओके, तो वैसे ही उस टाइम में उन्होंने क्या करा कि अब कोई बोल रहा है कि पास्ट में, तो कितना पास्ट में कैसे पता लगा है, तो उन लोगों ने एक रेफरेंस पॉइंट ले लिया, और वो रेफरेंस पॉइंट था, मतलब वो जो आपका ज़ीरो था नंबर लाइन का, वो कौन था, बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट। जीसस क्राइस्ट का जिस टाइम में बर्थ हुआ, ओके, उसे उन्होंने माना ज़ीरो, कि आप यहाँ से ईयर्स को काउंट करना शुरू करेंगे। अब जीसस क्राइस्ट कौन थे, जीसस क्राइस्ट जो क्रिश्चियनिटी के फाउंडर थे। ओके, सो अगर आप बोल रहे हो 2000 मीन्स 2000 ईयर्स आफ्टर द बर्थ ऑफ क्रिस्ट, मतलब अभी कौन सा साल चल रहा है, अभी चल रहा है 2022। तो मान लीजिए जीसस क्राइस्ट यहाँ बर्थ हुआ था, तो मैं इसको ज़ीरो मान लेती हूँ। तो अगर आप बोल रहे हो कि अभी 2022 चल रहा है, मतलब जीसस क्राइस्ट कितने साल पहले पैदा हुए थे, 2022 ईयर्स जीसस क्राइस्ट पैदा हुए थे, या जीसस क्राइस्ट के पैदा होने के मतलब इतने साल बीत चुके हैं। और इसी के अगर आपको पीछे जाना हो, तो पीछे जैसे नेगेटिव नंबर्स में आप यहाँ 1 लिखते हो क्या, -1 एक सेकेंड, अगर अब मैं इधर ज़ीरो इसलिए ले रही हूँ क्योंकि मुझे नेगेटिव साइड का समझाना है। आप काउंटिंग कैसे लिखते हो, यहाँ लिखते हो क्या, -1 -2 -3, नहीं, आप पीछे चलना जब शुरू करते हो, तो पीछे चलते हो तो आप क्या करते हो, जैसे ज़ीरो यहाँ है तो आप ज़ीरो के जस्ट बाद लिखोगे -1, फिर लिखोगे -2, फिर लिखोगे -3। तो चलो मैं अगर आपको बोलूँ कि जैसे कोई चीज़ 450 साल जीसस क्राइस्ट की बर्थ से पहले हुई, और कोई चीज़ 2000 साल पहले हुई, तो आप काउंटिंग कहाँ से शुरू करनी, ज़ीरो से। तो मतलब 450 साल अगर यहाँ आ रहा है तो उसके पीछे आएगा 2000 साल। ठीक है, अब हम आगे पढ़ते हैं। ऑल डेट्स बिफोर द बर्थ ऑफ क्राइस्ट आर काउंटेड बैकवर्ड्स। जितनी भी डेट्स जो क्रिस्ट के बर्थ के पहले थी वो बैकवर्ड काउंटिंग से ली जाती है, एंड यूजुअली हैव द लेटर्स BC। और उसके साथ में फॉर एग्जांपल जैसे मैंने अभी 450 साल पहले बोला था, तो मुझे अब बताना है कि जीसस क्राइस्ट, मतलब आप बैकवर्ड जाओ, आप जीसस क्राइस्ट के बर्थ के पहले की बात कर रही हूँ मैं, तो वो कैसे पता चलेगा, मैं इसके पीछे लिख दूंगी BC। ठीक है, BC का फुल फॉर्म दिया है बिफोर क्राइस्ट। ओके, नाउ इन दिस बुक we will refer to dates going back from the present using 2000 as our starting point। अब यहाँ पे जो इस बुक में हमने जितनी भी डेट्स यूज़ की है वो हमने प्रेजेंट से ली है, और हमने इस प्रकार से ही लिखा है, मतलब 2000 को हमारा स्टार्टिंग पॉइंट माना है हमने, और हम उस प्रकार से पीछे गए हैं। अब आगे और देखिए, अब देखिए लेटर्स विद डेट्स। ऐसे तो आपका चैप्टर ख़त्म हो गया है, बट क्योंकि ये आपको आगे की क्लासेस में भी काम आने वाला है, तो ये जो एक्स्ट्रा चीज़ आपकी बुक में दी हम इसे भी पढ़ेंगे। BC वी हैव सीन स्टैंड्स फॉर बिफोर क्रिस्ट। BC जो है, जैसा आपने देखा कि उसका मतलब क्या होता है, बिफोर क्रिस्ट। यू विल समटाइम्स फाइंड AD बिफोर द डेट्स। जैसे अब मैंने बताया कि जैसे पीछे ये अगर मेरा ज़ीरो है, तो इधर की जितनी भी डेट्स हैं मैं उसके लिए क्या लिखूँगी, BC, और आगे की जितनी भी डेट्स है उसके लिए मैं लिखूँगी AD। जैसे अगर कोई बोले अभी कौन सा साल चल रहा है, तो आप बोल सकते हो आप अभी 2022 AD चल रहा है। ओके, अब AD का फुल फॉर्म क्या होता है, AD एक लैटिन वर्ड है, मतलब AD जिस वर्ड से आया है वो एक लैटिन वर्ड है, और वो है एनो डोमिनी, जिसका मतलब होता है इन द ईयर ऑफ Lord, that is Christ. So 2012 can also be written as AD 2012. Sometimes CE is used instead of AD। अब आपको BC और AD समझ में आ गया, ठीक है। अब इनको लिखने के अलग अलग तरीके, तो कंफ्यूज मत होना।
एडी का ही दूसरा नाम क्या है, सीई है, ठीक है। और बीसी का ही दूसरा नाम क्या है, बीसीई। अब जो लेटर सीई है उसका फुल फॉर्म है कॉमन एरा, और बीसीई जो है उसका फुल फॉर्म है बिफोर कॉमन एरा। अब ये क्यों लाए मैम नई चीज़, वो दो ही काफ़ी थे ना, तो वो ये नई चीज़ इसलिए लाए, जैसे कि मैं हिंदू हूँ, कोई मुस्लिम है, कोई सिख है, कोई ईसाई है, तो उस टाइम में भी इस प्रकार के धर्म वगैरह हुआ करते थे और लोग इतने ज़्यादा पढ़े लिखे रहते नहीं थे। उन्होंने बोला कि इसके अंदर क्रिस्ट का नाम आ रहा है, क्रिश्चियन का नाम आ रहा है, तो हम क्यों उनका नाम लें, हम इसको फॉलो नहीं करेंगे, ठीक है। तो इसीलिए फिर वो दूसरी चीज़ लिया है। ठीक है, आपको नहीं बोलना क्रिस्ट का नाम, आपको नहीं पसंद आ रहा है, बहुत से लोगों ने मना कर दिया था, तो उन्होंने इसीलिए फिर क्या ले लिया, उन्होंने लिया कि ठीक है सीई और बीसीई ले लीजिए, बिफोर कॉमन एरा या फिर कॉमन एरा बोल लीजिए, ठीक है, बोथ आर करेक्ट। नाउ we use these terms before because the Christian era is now used in most कंट्रीज़ ऑफ द वर्ल्ड। अब देखिए लिखा भी उस टाइम पे क्रिश्चियनिटी जो थी वो काफ़ी हद तक आ गई थी और अधिकतर कंट्रीज़ में वो फॉलो करने लग गए थे लोग, तो इस प्रकार से उन्होंने इसे यूज़ किया। इन इंडिया वी बिगन यूजिंग दिस फॉर्म ऑफ डेटिंग फ्रॉम अबाउट 200 ईयर्स अगो। और हम लोगों ने इस चीज़ को, मतलब ये जो डेट्स वगैरह जैसे ये मैं बता रही हूँ बीसी एडी, इसको हमने अभी 200 साल पहले अडॉप्ट मतलब स्टार्ट किया है यूज़ करना। इसके पहले हम भी यूज़ नहीं करते थे। और आप क्रिश्चियंस, आपको पता नहीं, फॉरेन में भी काफ़ी है, ठीक है, तो मैक्सिमम कंट्रीज़ में इसे अडॉप्ट कर लिया गया है। एंड समटाइम्स द लेटर बीपी मीन्स बिफोर प्रेजेंट भी, मतलब ये एक नया वर्ड आ गया, बीपी भी यूज़ किया जाता है जिसका फुल फॉर्म होता है बिफोर प्रेजेंट। Find two dates mentioned on page 3. Which set of letters would you यूज़ फॉर देम। ठीक है, दो डेट्स कोई सी भी आप पेज 3 पे आपको दी होगी वो आप देख लीजिएगा, ठीक है, और उसके लिए आप क्या यूज़ करोगे, ए डी बी सी सीई, ओके, वो आप डिसाइड कर लीजिएगा और वो मुझे आप कमेंट सेक्शन के अंदर उसका आंसर लिख के दीजिएगा। ये आपका होमवर्क है। ये चैप्टर यहीं ख़त्म होता है, ठीक है। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा और उससे ज़्यादा आपको समझ में आया होगा, ठीक है। कुछ भी डाउट्स हो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिए। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, ताकि जब मैं अगला वीडियो डालूँ तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। और नोटिफिकेशन कैसे आएगी, जब आप बेल आइकन को क्लिक करोगे। थैंक यू सो मच।